WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में यातनाओं और दमन की प्रतीक बनी ग्वांटानामो जेल की स्थापना को आज 23 वर्ष पूरे हुए। क्यूबा में अमेरिकी कब्जे वाले खाड़ी क्षेत्र ग्वांटानामो के तट पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बनी ग्वांटानामो जेल दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक है। 2002 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के दौरान गिरफ्तार मुजाहिदों यानी लड़ाकों को कैद करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस जेल की स्थापना की थी। सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स के गिरने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर यह हमला किया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अलकायदा के उन लड़ाकों को शरण दे रही थी जिन्होंने ट्विन टावर्स गिराने की जिम्मेदारी ली थी, या हम कह सकते हैं कि कम से कम अमेरिका का ऐसा आरोप था। तालिबान और अलकायदा से जुड़े इन मुजाहिदीन को अमेरिका ने ही 80 के दशक से लगातार ट्रेनिंग और हथियार दिए थे। अमेरिका ने जो गड्ढा खोदा था, दरअसल वह उसी में जा गिरा था। 9/11 के नाम से प्रसिद्ध इस हमले ने अमेरिकी साम्राज्यवाद की चूल हिला दी थी। अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान सरकार को ध्वस्त कर दिया। 9/11 के हमले के सिलसिले में अमेरिका, अफगानिस्तान और यूरोप से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को ग्वांटानामो जेल में कैद किया गया था। पिछले 23 सालों में दुनिया भर से 780 लोगों को इस जेल में रखा जा चुका है। इन कैदियों में सभी असैनिक नागरिक थे जिन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। इनमें से अधिकतर पर बाद में कोई आरोप लगाए भी नहीं गए। उन्हें सिर्फ संदेह में इस जेल में रखा गया था। यहां इन कैदियों को बर्बर यातनाएं दी गई। ग्वांटानामो जेल लाने से पहले उन्हें दूसरे यातना शिविरों से भी गुजारा गया था, जहां और भी ज्यादा बर्बरता उनके साथ की। इन यातनाओं के दौरान 9 लोगों की मृत्यु हो गई। 780 में से सिर्फ 16 लोगों पर ही बाद में आरोप लगाए गए। 13 नवंबर 2001 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक आदेश पारित करके विदेशी नागरिकों को बिना आरोप असीमित समय के लिए जेल में रखने की अनुमति दे दी थी। ये नागरिक इस आदेश को अमेरिकी अदालतों में चुनौती भी नहीं दे सकते थे, चूंकि ग्वांटानामो जेल अमेरिकन टेरिटरी से बाहर थी। शुरू में अलकायदा और तालिबान लड़ाकों के लिए कैंप एक्सरे की स्थापना की गई थी। बाद में इस कैंप एक्सरे को विस्तारित करते हुए ग्वांटानामो जेल बना दी गई, जिसमें मई 2003 तक 680 कैदी रखे गए थे। राष्ट्रपति बुश ने स्पष्ट किया कि न तो जेनेवा कन्वेंशन और न ही अमेरिकी संविधान के प्रावधान इस जेल पर लागू होंगे। बाद में मानवाधिकार संगठनों के दबाव में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने कानूनी रास्ता खोला, तो मगर इन फैसलों ने भी सैनिक अदालतों की ज्यूरिस्डिक्शन को बरकरार रखा। यातनाओं के मामले में ग्वांटानामो जेल की तुलना या तो इराक के अबू गरीब स्थित अमेरिकी जेल से की जा सकती है, या फिर पिछली सदी में नाजी टॉर्चर सेंटर्स से। जब एक के बाद एक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले ग्वांटानामो जेल से बाहर आने लगे, तो पहले तो राष्ट्रपति बुश और अमेरिकी प्रशासन ने इन्हें गलत बताया, अफवाह बताया, और फिर 2005 में 540 कैदियों को यहां से ट्रांसफर करते हुए ग्वांटानामो जेल को बंद करने की सिफारिश भी कर दी। 2009 में सत्ता में आने पर डेमोक्रेट बराक ओबामा ने 1 साल के भीतर जेल बंद करने के लिए आदेश जरूर पास किया, लेकिन वे बंद इसे कभी नहीं कर सके। ओबामा के शासन में कैदियों की संख्या 250 से घटकर 41 रह गई, मगर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ग्वांटानामो जेल को बंद करने का विरोध करना शुरू कर दिया। 2018 में सत्ता में आने पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेल को बंद न करने के लिए बाकायदा एक आदेश पास कर दिया। तब से 25 और कैदियों के यहां से जाने के बाद अब यह संख्या घटकर 15 रह गई है, लेकिन इसके बावजूद
हालांकि संख्या 15 रह गई, लेकिन इसके बावजूद ग्वांटानामो जेल बाकायदा चलाई जा रही। अमेरिका ने 1934 की एक संधि के जरिए लीज के नाम पर ग्वांटानामो का यह क्षेत्र जबरन अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। शुरू में अमेरिकी प्रशासन ने कैदियों के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार किया था। बाद में मीडिया के दबाव में उसे 780 कैदियों की लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। भारी दबाव और शोर शराबे के बीच 29 जून 2006 को हमदान बनाम रम्सफेल्ड के मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को कैदियों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 2005 में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इस जेल में यातनाओं के मामले उजागर किए। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्वांटानामो जेल को बंद करने की मांग की। फरवरी 2011 में अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस दोनों ने ग्वांटानामो जेल को बंद करने और कैदियों को अमेरिका ट्रांसफर करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिए। अप्रैल 2011 में विकीलीक्स ने 780 सीक्रेट फाइल्स को प्रकाशित करना शुरू किया। इस सब के बावजूद 19 जनवरी 2017 को ओबामा प्रशासन के अंत के समय भी ग्वांटानामो जेल बाकायदा चलती रही। 2010 में एक बड़े सैनिक अधिकारी लॉरेंस विकर्सन ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, उपराष्ट्रपति डिक चेनी और रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड सभी जानते थे कि कैदी मासूम हैं, निर्दोष हैं, मगर उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया। 2010 में ही पता चला कि ग्वांटानामो जेल के भीतर कैंप 7 यूनिट्स में 7 यूनिट्स में विभाजित हैं। इन कैंप्स के भीतर सीआईए के केंद्र हैं, जहां पूछताछ के नाम पर कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं और इन्हें कैंप 0 कहा जाता है। 2013 में जारी एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी उत्पीड़न और यातनाओं में शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन ने डॉक्टरों को बाकायदा निर्देश दिए थे कि वे कैदियों के मामले में सभी नैतिक मानदंडों को, सभी पैरामीटर्स को ताक पर रख दें। एक अधिकारी ने तो यहां तक बताया कि उन्हें बाकायदा निर्देश थे कि कैदियों के साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करें। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि कानून सिर्फ सैनिकों पर लागू होते हैं, असैनिकों पर नहीं, नागरिकों पर नहीं, और इसलिए नागरिकों को किसी भी हद तक टॉर्चर किया जा सकता। ग्वांटानामो जेल पाशविक शारीरिक यातनाओं के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न का भी केंद्र रही है। कैदियों के यौन उत्पीड़न से लेकर कुरान की बेअदबी तक सभी संभव तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। बेरहमी से पिटाई, छोटे ठंडे कमरों में बंद रखना, सोने न देना जैसी परंपरागत तरीकों के साथ साथ टॉर्चर के नित नए और आधुनिक तरीके भी यहां इजाद किए और आजमाए जाते रहे। मसलन उमर डेगायस की दाईं आंख ही बाहर निकाल दी गई तो जुमा अल दोसारी से सैकड़ों बार पूछताछ की गई, उसे बेरहमी से पीटा गया, टूटे हुए कांच और ब्लेड वायर से घायल किया गया और जलती सिगरेट से उसे दागा गया। उसे यौन उत्पीड़न का भी शिकार बनाया गया। गिरफ्तार हुए ब्रिटिश नागरिक डेविड हिक्स ने भी इसी तरह के टॉर्चर के आरोप जेल अथॉरिटीज पर लगाए, जिनमें दीवार पर सिर पटकना, एनिमा देना, टॉयलेट न जाने देना, नंगा करके लंबे समय ठंडे फर्श पर छोड़ देना और नशे के इंजेक्शन देना जैसे तरीके शामिल हैं। टॉर्चर की इन तकनीकों के विकास में इजिप्ट जैसे देशों ने भी हिस्सा लिया है। उनके एक्सपर्ट्स ने सीआईए को ये नए नए तौर तरीके टॉर्चर के सिखाए हैं। इन ज्यादतियों के विरोध में मई 2013 में 106 कैदियों ने सामूहिक भूख हड़ताल शुरू की थी ग्वांटानामो जेल में। तब जेल प्रशासन ने उन्हें जबरन नाक से पाइप डालकर खाना दिया। अगस्त 2003 में ही जेल में आत्महत्या के 23 प्रयास हुए और मई 2011 तक 6 कैदियों ने आत्महत्या कर भी ली, और ये सब अमानवीय टॉर्चर्स की वजह से हुआ। नवंबर 2004 में एक सीक्रेट रिपोर्ट में रेड क्रॉस ने
जेल में यातना देने के आरोपों की पुष्टि की थी। सीक्रेट रिपोर्ट अमेरिकी प्रशासन को सौंपी गई। 30 नवंबर 2004 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट के हिस्से छापे थे। 10 जून 2006 को एक सेल में 3 लाशें झूलती हुई मिली। इनमें से एक सऊदी नागरिक कहतानी और 2 अन्य की थी। कहतानी को अमेरिकी प्रशासन 9/11 के मास्टरमाइंड में से एक समझता था और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। इस टॉर्चर के दौरान ही संभवतः उसकी मौत हुई थी, जिसे बाद में आत्महत्या बना दिया। इसके बाद सऊदी अरब और दुनिया के मीडिया में हलचल हुई। सऊदी मीडिया ने इस पर काफी शोर भी मचाया था और सऊदी अथॉरिटीज ने अमेरिकी प्रशासन के साथ इस पर बातचीत करने का, उसका विरोध करने का ढोंग भी किया था। 8 मई 2004 को वॉशिंगटन पोस्ट ने जेल इंट्रोगेशन का एक मैनुअल प्रकाशित किया था, ग्वांटानामो जेल मैनुअल। इससे खुलासा हुआ कि किस तरह इंट्रोगेशन में सेना के कुत्तों और उनके साथ साथ मेंस्ट्रुअल ब्लड और नंगा करके पिटाई करने और यौन अपराधों तक का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में ये सब चलता रहा। ग्वांटानामो प्रिजन में अमेरिका में इस बीच सरकारें बदलती रहीं। कभी रिपब्लिकन सत्ता में आ गए तो कभी डेमोक्रेट सत्ता में रहे, मगर दोनों ही पार्टियों में युद्ध, हिंसा और दमन को लेकर, ग्वांटानामो और अबू गरीब जैसे यातना केंद्रों को लेकर आम सहमति बनी रही। सिर्फ जनता के बीच क्षोभ और आक्रोश के डर से ही उन्होंने कभी कभी कदम पीछे हटाए। साम्राज्यवाद का पूरा तंत्र अपनी जड़ों तक गल सड़ चुका है। पूंजीवादी गणतंत्र यातना ग्रहों के संरक्षक बने हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढोंग करने वाला अमेरिका हिंसा और यातनाओं को खुला प्रश्रय दे रहा है। उसका दोगला और पाखंडी चरित्र खुलकर सामने आ गया है। यही हाल कमोबेश दूसरे पूंजीवादी देशों का है। एक तरफ दुनिया में संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण के लिए मारामारी पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों के बीच युद्धों और रक्तपात को जन्म दे रही है, तो दूसरी तरफ इन राष्ट्र राज्यों के भीतर सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूंजीवादी शासक वर्ग दमन और हिंसा का सहारा ले रहा है। दुनिया पर दबदबे के लिए युद्ध चाहिए और युद्ध के लिए जनता का खून और पसीना दोनों चाहिए। युद्ध के लिए उसका खून चाहिए और युद्ध को सपोर्ट करने के लिए उसका श्रम चाहिए, उसकी लेबर चाहिए, उससे पैदा हुई दौलत चाहिए। सीमा के पार युद्ध के लिए सीमा के भीतर श्रम की गहन लूट चाहिए और इसके लिए फांसीवाद भी चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए इस्लामोफोबिया के प्रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के साम्राज्यवादी शासक इस्लामिक आतंकवाद का हौवा खड़ा करके अपनी जनता को डरा रहे हैं और उसे अपनी सत्ता के पीछे बांधे रखने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। सच यह है कि अलकायदा और तालिबान जैसी काली ताकतों को खड़ा करने में इन साम्राज्यवादी शक्तियों का ही हाथ है। आतंकवाद पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों के बीच प्रॉक्सी वॉर के अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्र राज्यों में संगठित पूंजीवादी गिरोहों के बीच जारी इस कलह का शिकार दुनिया की गरीब मेहनतकश जनता बन रही है। पिछली सदी में 2 विश्व युद्धों और अगणित छोटे बड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष युद्धों से गुजरते हुए विश्व पूंजीवाद आज फिर बड़े संकट की भंवर में फंस चुका है। तीसरे नाभिकीय युद्ध की काली छाया दुनिया पर फैलती जा रही है। महाविनाश को रोकने के लिए मजदूरों और युवाओं के अग्रणी हिस्सों को युद्ध और फांसीवाद और उनकी जननी पूंजीवाद के खिलाफ लामबंद होना होगा। और इस विश्वास और आशा के साथ कि युवा और सर्वहारा के अग्रणी हिस्से इतिहास की इस मांग को पूरा करेंगे, उसमें समर्थ होंगे, आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाल सलाम।